नमस्ते। फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, ऑटो शंकर। हाँ, ऑटो शंकर नाम सुनने में बड़ा आम सा लगता है, जैसे कोई नॉर्मल ऑटो वाला हो। बिल्कुल। चेन्नई मतलब उस वक्त का मद्रास, 1980s का दशक। और ये एक नाम, ऑटो शंकर, जिसने पूरे शहर में आप कह सकते हैं दहशत फैला दी थी। सही बात है। इस आम से नाम के पीछे छिपा था एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल, एक सीरियल किलर। उसका खौफ कई सालों तक बना रहा। आज हम इसी गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर की कहानी को मतलब परत दर परत खोलेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके बेसिस पर। हाँ, और ये सिर्फ मर्डर्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है क्राइम के एक पूरे नेटवर्क की, सिस्टम की जो कमजोरियां थी उनकी, और उन बेचारे मासूम जिंदगियों की जो इसका शिकार बन गईं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कौन था ये गौरी शंकर? कहाँ से आया था? बैकग्राउंड क्या था इसका? देखो, गौरी शंकर का जन्म हुआ था वेल्लोर के पास, कांगेयानल्लूर में। साल को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ जगह 1954 लिखा है, कुछ जगह 1956। अच्छा। परिवार तो सामान्य ही था। वो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा था, तभी उसके पिता फैमिली को छोड़कर ओडिशा चले गए। ओह। तो फिर 70s के शुरुआत में वो आ गया चेन्नई। और चेन्नई आकर क्या किया उसने? क्या सीधा क्राइम की दुनिया में घुस गया? नहीं नहीं, एकदम से नहीं। पहले वो माइलापुर की झुग्गियों में रहा कुछ टाइम, फिर थिरुवान्मियोर इलाके में शिफ्ट हो गया। वो एरिया उस वक्त मतलब डेवलप हो रहा था। शुरुआत में तो उसने साइकिल रिक्शा चलाया, फिर बाद में ऑटो रिक्शा चलाने लगा, और बस यहीं से उसे ये नाम मिल गया, ऑटो शंकर। अच्छा, तो ये ऑटो नाम उसके प्रोफेशन से जुड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि एक आम ऑटो ड्राइवर से इतना खतरनाक अपराधी, एक सीरियल किलर, वो बना कैसे? ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? देखो, वो दौर ही ऐसा था। थिरुवन्मियूर इलाका जो था ना, वो उस वक्त क्रिमिनल्स का एक तरह से गढ़ माना जाता था। अच्छा। हाँ, तो शंकर ने सबसे पहले शुरू की अवैध शराब की तस्करी, क्योंकि उन दिनों तमिलनाडु में प्रोहिबिशन था, मतलब शराबबंदी लागू थी। राइट, प्रोहिबिशन। लेकिन फिर शराब के धंधे से वो मर्डर और दूसरे बड़े क्राइम्स तक कैसे पहुंच गया? उससे ना बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई कि प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में, मतलब वेश्यावृत्ति में, फायदा कहीं ज्यादा है और रिस्क भी एक तरह से कम। रिस्क कम? वो कैसे? कम इसलिए क्योंकि इस धंधे में अक्सर प्रभावशाली लोगों का हाथ होता था। पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले, जो पुलिस को कंट्रोल में रख सकते थे, ओह, मतलब एक तरह की प्रोटेक्शन मिल जाती थी। तो शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई और फिर वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ गया। उसने अपने रास्ते के कांटों को कैसे हटाया, जो उसके कॉम्पिटिटर्स होंगे। उसके दो तरीके थे, या तो वो अपने राइवल्स को पुलिस के जरिए फंसवा देता था, या फिर सीधे मर्डर। बाप रे, 80s की शुरुआत में एक मर्डर हुआ था, बाबू नाम के एक गैंगस्टर का। कहते हैं शंकर का हाथ था, पर केस दब गया। इस घटना के बाद ही शंकर का फोकस पूरी तरह प्रोस्टिट्यूशन पर शिफ्ट हो गया। इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता है, जैसे परिवार, शादियां वगैरह? हाँ, शादियां तो उसने कई की थी। पहली पत्नी थी जगदीश्वरी, उससे 4 बच्चे भी थे, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली थी, मतलब आग लगाकर जान दे दी थी। अरे, ये तो बहुत दुखद है। और फिर एक तीसरी पत्नी थी ललिता। वो एक कैबरे क्लब में परफॉर्मर थी, जहां शंकर अक्सर जाया करता था। अच्छा, ललिता। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है ना, ये ललिता वाला किस्सा। बिल्कुल, यही वो मोड़ था जहां से मर्डर का सिलसिला तेज हो गया। हुआ ये कि ललिता शंकर के ही एक दोस्त और कह सकते हैं एक दलाल सुदलाई मुथु के साथ भाग गई। ओह। और भागकर उन्होंने अपना अलग धंधा शुरू कर दिया। अब शंकर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, वो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो गया। जाहिर है, तो शंकर ने बदला लेने की ठानी होगी। कैसे लिया बदला? उसने चाल चली, अपने कुछ कॉमन दोस्तों के जरिए सुलह करने का नाटक किया। अच्छा, ट्रैप बिछाया। हाँ, अक्टूबर 1987 की बात है। एक रात उसने ललिता को पेरियार नगर वाले अपने एक ठिकाने पर बुलाया और उसे मार डाला। क्या, वहीं पर? हाँ, वहीं मारकर वहीं घर के अंदर ही दफना दिया। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, वो घर उसने एक बूढ़ी विधवा को सिर्फ 150 रुपए महीने पर किराए पर दे दिया। सिर्फ 150 रुपए में, जहां लाश दफन थी? यकीन नहीं होता। सोचो कितना शातिर दिमाग था उसका। और सुदलाई मुथु का क्या हुआ,
जिसने ललिता को भगाया था उसे शक नहीं हुआ कि ललिता कहाँ गई? शंकर ने सुदलय को एक कहानी सुनाई कि ललिता किसी वीआईपी के साथ ऑल इंडिया टूर पर गई है। और सुदलय ने मान लिया? हाँ, मान लिया। फिर 2 महीने बाद दिसंबर 1987 में शंकर ने सुदलय को डिनर पर बुलाया, खूब शराब पिलाई और जब वो नशे में धुत हो गया तो गला घोंटकर उसे भी मार डाला। अरे बाप रे, मतलब दूसरा मर्डर? हाँ। इसकी लाश का क्या किया? लाश को जला दिया और राख समुद्र में फेंक दी। जलाया घर में ही? निशानी बचे होंगे, किसी ने देखा नहीं? उसने बाद में घर को रेनोवेट करवा लिया और जो जलने के निशान थे ना, उनके बारे में ये कहकर टाल दिया कि अरे वहां तो बस मीट रोस्ट किया था पार्टी में। क्या दिमाग था, ये तो हद है प्लानिंग की। और फिर एक और कत्ल हुआ ना इसके बाद, रवि का? हाँ, रवि सुदल्य का दोस्त था। जब सुदल्य गायब हो गया तो रवि ने शंकर से पूछताछ करनी शुरू कर दी। उसे शक हो गया था। तो शंकर ने उसे भी रास्ते से हटा दिया? बिल्कुल। उसे भी पेरियार नगर वाले प्लॉट पर बुलाया, मारा और इस बार लाश प्लॉट के बाहर दफना दी। इस बार क्या बहाना बनाया? इस बार उसने आसपास के लोगों को कहा कि पुलिस की रेड पड़ने वाली है, इसलिए वो अवैध शराब मतलब अरक छुपाने के लिए गड्ढा खोद रहा है। कमाल है, हर बार कोई ना कोई कहानी तैयार। और यही नहीं, रवि की पत्नी को शक ना हो इसलिए उसे एक झूठी चिट्ठी भी भिजवा दी कि रवि मुंबई में है, काम कर रहा है। अविश्वसनीय। मतलब 1988 आते आते शंकर एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था क्राइम की दुनिया में। हाँ बिल्कुल, उसके पास आलीशान घर थे, गाड़ियां थीं, बाइक्स थीं और सबसे बढ़कर ऐसे कनेक्शंस थे जो कुछ भी करवा सकते थे। वो एक तरह से बेखौफ हो चुका था। उसे लगता था उसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये मर्डर का सिलसिला रुका नहीं, इसके बाद और हत्याएं हुई। हाँ, 29 मई 1988 को एक राइवल गैंग था, उसके 3 मेंबर्स संपत, मोहन और गोविंदराज, वो शंकर से भिड़ गए। किस बात पर? वो लोग शंकर की लड़कियों को इस्तेमाल करने के पैसे नहीं दे रहे थे, उल्टे शंकर से प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे। अच्छा, शंकर से प्रोटेक्शन मनी? हाँ, तो शंकर ने उन्हें भी ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। कैसे? उसने उन्हें पैसे देने के बहाने अपने अड्डे पर बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें पीट कर मार डाला और वहीं दफना दिया। मतलब 3 और मर्डर एक ही दिन में? हाँ। इतनी लाशें दफनाने के बाद भी वो इतने टाइम तक बच कैसे रहा था? ये मामला खुला कैसे आखिरकार? किसी को तो शक हुआ होगा। शक तो हुआ। जून 1988 के आखिर में जो 3 लोग मारे गए थे उनमें से एक था संपत। उसकी पत्नी विजया ने माइलापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। क्या शिकायत थी? उसने कहा कि उसका पति संपत गायब है और उसे शक है कि इसमें ऑटो शंकर का हाथ है। अच्छा, तो पुलिस ने एक्शन लिया होगा? नहीं, यही तो सिस्टम की प्रॉब्लम दिखती है। माइलापुर पुलिस ने उसे कहा कि ये मामला थिरुवान्म्यूर पुलिस स्टेशन का है, वहां जाओ। फिर थिरुवान्म्यूर पुलिस ने क्या किया? थिरुवान्म्यूर पुलिस ने शंकर को बुलाया जरूर, लेकिन सिर्फ उपद्रव मचाने मतलब न्यूसेंस क्रिएट करने के छोटे मोटे आरोप में गिरफ्तार किया और फिर छोड़ भी दिया। छोड़ दिया? हाँ, और विजया को कहा कि बार बार शिकायत लेकर मत आओ, परेशान मत करो। ये तो कमाल है। मतलब पुलिस का रवैया शुरू में बहुत ही ढीला ढाला था, फिर क्या हुआ? विजया ने हार मान ली? नहीं, वो हारी नहीं, वो परेशान होकर अपने एक पड़ोसी के पास गई जो जर्नलिस्ट था। अच्छा, मीडिया इन्वॉल्व हुआ? हाँ, उस जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल छापा जिसमें इशारा किया गया कि हो सकता है इन गायब हुए लोगों का मर्डर हो चुका हो। और विजया ने हिम्मत नहीं हारी, उसने गवर्नर को भी एक पिटिशन भेजी। गवर्नर को? तब तो बात ऊपर तक पहुंच गई। बिल्कुल। गवर्नर के ऑफिस से ऑर्डर आया, आईजी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और तब जाके पुलिस ने सीरियसली जांच शुरू की और फिर इन 3 लोगों की हत्याओं का पता चला। लाशें बरामद हुईं। और फिर शंकर गिरफ्तार हुआ? हाँ, जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की शंकर को अरेस्ट करके, तो वो टूट गया। उसने न सिर्फ इन 3 हत्याओं को कबूल किया, बल्कि जो पहले 3 मर्डर किए थे, ललिता, सुदलय और रवि, वो भी कबूल कर लिए। कुल मिलाकर 6 हत्याएं उसने कबूली। 6 मर्डर कंफर्म्ड। इसी पूछताछ में उसके पूरे ऑपरेशन का तरीका, उसका मोडस ऑपरेंडी भी सामने आया होगा। वो लड़कियों को कैसे फंसाता था, ये सब? हाँ बिल्कुल। यहीं पर उसके वीडियो पार्लर वाले कनेक्शन का भी पता चला। वीडियो पार्लर? हाँ, वो एक इलीगल वीडियो पार्लर चलाता था जहां अडल्ट फिल्में दिखाई जाती थीं। लेकिन ये पार्लर सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था। तो फिर? ये एक तरह का फ्रंट था उसके किडनैपिंग ऑपरेशंस के लिए।
लड़कियों को अगवा करके यहीं बंदी बनाकर रखा जाता था, उनका शोषण होता था। ओ गॉड, और वो लड़कियों को चुनता कैसे था? उसका खास तरीका क्या था? मोडस ऑपरेंडी? देखो, वो खास तौर पर वर्किंग क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जवान लड़कियों को टारगेट करता था। कॉलेज स्टूडेंट्स या जो लड़कियां नौकरी करती थीं। क्यों? यही क्यों? क्योंकि ये लड़कियां अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती थी, अकेले सफर करती थीं। वो अपने ऑटो रिक्शा से बड़ा भरोसेमंद बनकर उनको लिफ्ट ऑफर करता था। कभी कभी वो अपने साथियों की मदद से ऐसे हालात पैदा करता था कि लड़की मजबूर हो जाए उसकी मदद लेने के लिए। फिर मौका देखकर खाने पीने की चीज में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर देता था। और अगवा करने के बाद क्या होता था? लड़कियों को वो अपने वीडियो पार्लर या किसी और सेफ हाउस ले जाता। वहां उनके साथ बार बार रेप होता था, सेक्सुअल असॉल्ट होता था। ये तो भयानक है। हाँ, और वो ब्लैकमेल करने के लिए और पोर्नोग्राफी के लिए उनकी फिल्मिंग भी करता था। कुछ लड़कियों को तो उसने प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में भी धकेल दिया था। और फिर मार देता था? हाँ, जब उसे लगता था कि कोई लड़की अब उसके लिए बोझ बन रही है या राज खुलने का डर है, तो वो उसे मार डालता था। कितनी लड़कियां शिकार बनी उसकी? उसने 6 मर्डर तो कबूल है, लेकिन क्या ये नंबर ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनका मानना था कि असली संख्या 9 या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है। कई लाशें तो कभी मिली ही नहीं। और ये भी सोचो कि कितनी लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई होगी जमाने में, खासकर गरीब या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से। सही बात है। क्या कोई लड़की उसके चंगुल से बचकर निकल भी पाई थी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था केस में। 1988 में एक लड़की किसी तरह उसके चंगुल से भागने में कामयाब हो गई थी। अच्छा। उसी लड़की ने पुलिस को अंदर की पूरी कहानी बताई, लोकेशंस, कौन कौन लोग शामिल थे, सब कुछ। उसकी गवाही इस केस में बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। जाहिर है। अच्छा, ये सब वो अकेले तो नहीं कर रहा था? नेटवर्क की बात हुई थी, कौन लोग थे उसके साथ? नहीं, बिल्कुल अकेला नहीं था। उसका एक पूरा नेटवर्क था। सबसे करीबी साथी थे एल्डन और शिवाजी। अच्छा। ये दोनों किडनैपिंग और मर्डर में बराबर के शरीक थे। और एक महिला साथी भी थी, सुंदरी। उसका काम था लड़कियों का भरोसा जीतना, उनसे दोस्ती करना और फिर उन्हें शंकर के जाल में फंसाना। मतलब औरतों का इस्तेमाल औरतों को फंसाने के लिए? एग्जैक्टली। इनके अलावा भी बहुत लोग थे। ड्राइवर्स थे, दूसरे ऑटो वाले थे जो शिकार ढूंढने में मदद करते थे, प्रॉपर्टी मालिक थे जो बिना ज्यादा सवाल पूछे अपनी जगह किराए पर दे देते थे। अफवाहें तो ये भी थीं कि कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और नेता भी मिले हुए थे। हालांकि ये बात कोर्ट में कभी साबित नहीं हो पाई। ये कनेक्शन वाली बात तो अक्सर ऐसे केसेस में सामने आती है। खैर, जब मामला कोर्ट में गया, ट्रायल शुरू हुआ, तब क्या हुआ? ट्रायल 1991 में चेंगलपट्टू सेशंस कोर्ट में शुरू हुआ। शंकर और उसके साथियों पर बहुत सारे चार्जेस लगे, किडनैपिंग, रेप, मर्डर, इलीगल धंधे चलाना वगैरह वगैरह। एविडेंस क्या था मेन? एविडेंस में एक तो उसका खुद का कबूलनामा था, फिर फोरेंसिक एविडेंस था जो लाशें मिली थी उनसे, वो लड़की जो भाग निकली थी उसकी गवाही बहुत अहम थी, और बाकी परिस्थितिजन्य साक्ष्य मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी था। लेकिन इसी बीच में वो जेल से भाग भी तो गया था ना, ये भी एक बड़ा ड्रामा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ये एक और सनसनीखेज मोड़ था कहानी में। 20 अगस्त 1990 को सजा सुनाए जाने से पहले ही शंकर अपने 5 साथियों के साथ सेंट्रल जेल से फरार हो गया। 5 साथियों के साथ जेल से? कैसे? इसमें उसका भाई मोहन भी शामिल था, सेल्वा नाम का एक और कैदी, और हद तो ये कि 3 जेल वार्डन भी शामिल थे उनकी मदद करने में। कन्नन? हाँ। बालन? और रहीम खान। जेल वार्डन ने मदद की? हाँ। इन तीनों वार्डन को बाद में भागने में मदद करने के जुर्म में 6 महीने की सजा भी हुई थी। तो फिर शंकर पकड़ा गया दोबारा? हाँ, पकड़ा गया। उसका भाई मोहन 1992 में पुणे में पकड़ा गया था, शंकर भी पकड़ा गया और फिर सजा सुनाई गई। 31 मई 1991 को शंकर, एल्डन और शिवाजी तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। डेथ पेनल्टी। और सजा पर अमल कब हुआ? फांसी कब हुई? फांसी हुई 27 अप्रैल 1995 को सेलम सेंट्रल जेल में। शंकर को फांसी दे दी गई, एल्डन को भी फांसी हुई। शंकर का भाई जो मोहन था, उसे 6 मर्डर्स का दोषी पाया गया और 3 उम्र कैद की सजा मिली। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और शंकर के दिमाग को समझने की कोशिश करें, तो क्रिमिनोलॉजी के नजरिए से वो किस तरह का अपराधी था? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? देखो, शंकर में ना ऑर्गेनाइज्ड सीरियल किलर वाले कई सारे लक्षण साफ दिखते हैं। सबसे पहली बात, उसमें एम्पैथी यानी सहानुभूति या पछतावे की बिल्कुल कमी थी। ये क्लासिक साइकोपैथिक ट्रेट है। वो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, फंसाने के लिए एक तरह के सुपरफिशियल चार्म
मतलब ऊपरी आकर्षण का इस्तेमाल करता था। भरोसेमंद लगता था शुरू में। जैसे ऑटो ड्राइवर बनकर। एग्जैक्टली, प्लानिंग बहुत सोच समझ के मेटिकुलसली करता था। दोहरी जिंदगी जीने में माहिर था। एक तरफ फैमिली मैन या नॉर्मल ऑटो वाला, दूसरी तरफ खूंखार क्रिमिनल। और क्या था? उसके क्राइम में सेक्सुअल सैडिज्म के तत्व भी साफ नजर आते हैं। मतलब अपने शिकार को तकलीफ पहुंचाकर कंट्रोल करके उसे खुशी मिलती थी। और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो था वो था पावर और कंट्रोल, अपने शिकार पर, अपने नेटवर्क पर और एक तरह से पूरे समाज पर। तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे अगर एक लेबल देना हो? उसे हम एक ऑर्गेनाइज्ड पावर कंट्रोल सीरियल किलर कह सकते हैं, जिसमें सेक्सुअल सैडिज्म और साथ ही प्रॉफिट का मोटिवेशन भी शामिल था, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी से पैसा भी बना रहा था। ये कॉम्बिनेशन उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता था। ये तो ही अपराधी की साइकोलॉजी, लेकिन जिस समाज में, जिस माहौल में वो ऑपरेट कर रहा था, 80s का चेन्नई, क्या उस समाज की भी कोई भूमिका थी शंकर जैसे अपराधी को पनपने देने में? हाँ, बिल्कुल थी। आप किसी भी ऐसे बड़े क्राइम को समाज से अलग करके नहीं देख सकते। वो एक बदलता हुआ शहर था, तेजी से अर्बनाइज हो रहा था। समाज काफी हद तक पैट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की आवाजाही पर बंदिशें थी, उन पर नजर रखी जाती थी। सेक्सुअल वायलेंस से जुड़ा हुआ इतना स्टिग्मा था, इतनी शर्मिंदगी जुड़ी थी कि लड़कियां या उनके परिवार वाले अक्सर रिपोर्ट करने से हिचकते थे। हाँ, ये तो आज भी एक हद तक है। बिल्कुल। फिर शहरीकरण की वजह से अनोनिमिटी बढ़ रही थी। मतलब शहरों में लोग एक दूसरे को कम जानते हैं, जिससे अपराधी के लिए छिपकर ऑपरेट करना आसान हो जाता है। पुलिस के पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, अलग अलग पुलिस स्टेशंस के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जैसा हमने विजय के केस में देखा। सही। आर्थिक असमानताएं बहुत थीं, जिसकी वजह से गरीब या निचले तबके के परिवारों की लड़कियां ज्यादा वल्नरेबल थीं, ज्यादा आसान शिकार थीं। और जैसा हमने कहा, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजों का एक पूरा अंडरग्राउंड मार्केट मौजूद था। इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें शंकर जैसे लोग आसानी से ऑपरेट कर पाए और लंबे समय तक पकड़ में नहीं आए। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि समाज और सिस्टम की कमियां भी ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती हैं। अच्छा, इस केस का असर क्या हुआ? मतलब शंकर पकड़ा गया, फांसी हो गई, उसके बाद क्या कुछ बदला? हाँ, असर तो काफी हुआ। एक तो पुलिस के काम करने के तरीकों में कुछ सुधार हुए, जैसे मिसिंग पर्सन के मामलों में अलग अलग पुलिस स्टेशंस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। महिला अपराधों को लेकर सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ी। सीरियल क्राइम को एक अलग फिनोमेनन के तौर पर पहचाना गया। फोरेंसिक साइंस की क्षमताओं में भी धीरे धीरे सुधार हुआ। ये तो हुए सिस्टम के लेवल पर बदलाव। और समाज पर क्या असर पड़ा? समाज पर भी गहरा असर पड़ा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खासकर पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जागरूकता बहुत बढ़ी। इस पर काफी बहस हुई। ऑटो शंकर का नाम तो तमिलनाडु में जैसे बुराई का दूसरा नाम ही बन गया। हाँ, वो तो है। इस केस पर कई फिल्में बनी, टीवी शोज बने, जैसे एक तमिल फिल्म थी पुलन विसरानाय, जिसका बाद में हिंदी रीमेक भी बना, रावण राज, अ ट्रू स्टोरी। हाँ, देखिए शायद मैंने। फिर क्राइम पेट्रोल जैसे शोज में दिखाया गया। Z5 पर तो ऑटो शंकर नाम से एक वेब सीरीज भी आई। किताबें भी लिखी गईं, जैसे अनिर्बान भट्टाचार्य की द डेडली डजन, इंडियाज मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर्स में इसका जिक्र है। मतलब पॉप कल्चर में भी इसकी छाप गहरी है। बिल्कुल। और इस केस ने मौत की सजा यानी डेथ पेनाल्टी को लेकर जो बहस है उसको भी हवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस का जिक्र फ्री स्पीच और जर्नलिस्टिक खुलासों के कॉन्टेक्स्ट में किया है। ये दिलचस्प है। एक पुलिस ऑफिसर थे के विजय कुमार, उन्होंने तो ये भी कहा था कि सिनेमा ने शंकर को अपराधी बनाया। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने ये बात एक सेमिनार में कही थी। ये दिखाता है कि मीडिया और क्राइम के बीच क्या रिश्ता है। क्या मीडिया क्राइम को ग्लैमराइज करता है या उसे बढ़ावा देता है? इस पर भी काफी बहस हुई थी इस केस के बाद। क्या इस केस से जुड़े कुछ विवाद या ऐसे सवाल भी हैं जो अब तक पूरी तरह सुलझे नहीं हैं? कुछ कंट्रोवर्सीज? कुछ सवाल तो हमेशा रह जाते हैं ऐसे मामलों में, जैसे पीड़ितों की सही संख्या क्या थी? क्या वाकई शंकर के बड़े पॉलिटिकल या पुलिस कनेक्शंस थे जैसी कि अफवाहें हमेशा रहीं? हालांकि पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आए। सही। उसके नेटवर्क में असल में कितने लोग शामिल थे? क्या उन सभी को सजा मिली जो मिलने चाहिए थी? एक सवाल ये भी उठता है कि जो कबूलनामा उसने दिया था, क्या वो दबाव में लिया गया था? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पे शायद पूरी तरह से क्लैरिटी कभी न मिल पाए। ऑटो शंकर की कहानी तो खत्म हो गई, उसे फांसी हो गई, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे शहर और तेजी से बढ़ रहे हैं।
गुमनामी शायद और ज्यादा है। तो क्या आज वल्नरेबल लोगों की, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के हालात सच में पहले से बेहतर हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारा समाज इतना मजबूत है कि वो ऐसे अपराधों को पनपने से रोक सके? या आज भी सतह के नीचे वैसा ही खतरा मौजूद है, बस शायद उसकी शक्ल बदल गई हो? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talk, subscribe to our channel Phantom Dastan.